सारे ग्लोबल मार्केट्स आपके रेड में चल रहे हैं। आप यूएस का देख लो, यूरोप का देख लो, जापान का देख लो, किसी का भी देख लो। इंडियन मार्केट्स क्या गिरेंगे या डीआईएस का पैसा उसको बचा लेगा? एसबीआई के रिजल्ट्स कैसे हैं? अगर आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो तो क्या करना चाहिए? म्यूचुअल फंड करना चाहिए स्टार्ट या रिडीम कर देना चाहिए, या फिर इन्वेस्ट करने का अब सही समय आ गया है, या फिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैंक निफ्टी निफ्टी पे? थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली चार्ट्स पे, कि कैसे परफॉर्म कर सकता है। और साथ में कुछ सेक्टर्स देखने वाले हैं कि कौन से सेक्टर्स पेन में ज्यादा रह सकते हैं, कौन से सेक्टर्स आपके पेन में नहीं रहने वाले हैं, ये भी देखने वाले हैं। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बोनस टिप मैं आपको दूंगा कि कैसे आप पता करो कि ये वाला फॉल थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस फॉल में। प्रीवियस फॉल में भी मार्केट गिरा है, लेकिन इस वाले फॉल में क्या डिफरेंस आया है वो भी चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट स्टे ट्यून्ड। चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं। डाउ जोन्स है 1.5% है, और भी माइनस से पहले भी गिरा था। नेस्डेक जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ तो वहाँ पे आपका नेस्डेक इज इंपॉर्टेंट। आईटी स्टॉक्स आर मोर, जिसका वेटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। 2.43%, और ये आपका 18-19 हज़ार से आपका गिरना चालू हुआ था तो अभी तक गिर रहा है, ठीक है। देन आपका डेक्स आपका जो इंपॉर्टेंट होता है जर्मनी का, वो भी आपका डाउन है, राइट। उसके बाद आपका सीएससी आपका फ्रांस का इंडेक्स होता है, ये भी डाउन है। एफटीएससी आपका लंदन का होता है, ये भी आपका डाउन है, ठीक है। सारे ही इंडेक्स आपके ऑलमोस्ट डाउन है। निक्के का तो हाल मत पूछो, 5-6.5% तो अभी गिरा है, मतलब उससे पहले भी गिरा था। तो सारे ही ग्लोबल मार्केट्स पूरे देख रहे हो आप, सब रेड है, टोटली रेड। तो ग्लोबल का तो ये हाल है। अपने मार्केट उतना नहीं गिरा, अपना मार्केट कुछ कहाँ गिरा है। निफ्टी अगर मैं बात करता हूँ टॉप से तो कुछ खास थोड़ी गिरा है ना। 25,000 से आपका 24,700, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता परसेंटेज वाइज, अगर आप देखोगे 2%, 2.5% के आसपास भी नहीं होगा, है ना। एनीवेज, तो ये हमने ग्लोबल मार्केट्स का हालात देख लिए। ऐसा क्यों हुआ है? वहाँ का अपना मैन्युफैक्चरिंग का डेटा खराब निकल के आया है, 8 मंथ्स के लो पे आया है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, तो वो वहाँ पे वो समस्या आ रही है जिससे उनका इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है। रीज़न पे हम लोग नहीं जाते, हम लोग भाव को पकड़ते हैं और भाव से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपने निफ्टी से इंडेक्स से स्टार्ट करने से पहले, बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको थोड़ा सा एसबीआई के रिजल्ट दिखा दूँ। देखो रिजल्ट्स में क्या कहानी होती है। कहानी ये है कि एसबीआई रिजल्ट्स, पैट राइजेस मार्जिनली वाई ओ वाई 17,000 करोड़ से करा हुआ है, ठीक है। पैट राइजेस सब जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइज दिखाया है। लेकिन बैंकिंग हो या आईटी कंपनीज हो, इनका रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं देखा जाता है। नाउ अब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होता है? अगर इस ईयर का मतलब ये क्वार्टर कौन सा चल रहा है अभी, अप्रैल मई जून, ये जून वाला क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से आप कंपेयर करते हो तो उसे हम बोलते हैं वाई ओ वाई। अगर ये जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है, इसको हम लोग जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम इसको बोलते हैं आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो भी बिजनेसेस सिक्लिकल नहीं होते हैं, मतलब आपका जैसे बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, उसको आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ही एनालाइज करते हो, तो हमें इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखना है। चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे लेके आया हूँ आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे ना आपको ये वीडियो पूरी लर्निंग की वीडियो है, मतलब आपने एक चीज़ देखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीखा, राइट। आपने ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से इंडेक्स किस किस के होते हैं वो चीज़ आपने सीखी। अब आप तीसरी चीज़ सीखने जा रहे हो कि कैसे आपने रिजल्ट्स को देखना है, ठीक। बैंकिंग रिजल्ट्स में अगर मैं बात करता हूँ, इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? बैंक आपसे लोन पे ब्याज लेता है, ये बात आपको पता है ना, इंटरेस्ट लेता है। और करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है। बीच का जो पैसा होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं ना। तो इंटरेस्ट इनकम अगर मैं बोलूँ तो उसको टॉप लाइन में बोलेंगे। जैसे आपने सपोज करो टीसीएस की कंपनी है, फिर कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हो, एफएमसीजी की ले लो, आप एचयूएल ले लो, या आईटीसी ले लो। आईटीसी के अंदर आपने कितनी सिगरेट्स बेची, आसान भाषा में समझाने के लिए एग्जांपल दिया, कितनी सिगरेट्स टोटल आपने बेची हैं, तो उसका आपका टोटल इनकम टॉप लाइन में दिखाता है सेल्स। तो ये आपका 1,11,000 आ रहा है, ये इंक्रीज है 0.44%, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज हुआ है। लेकिन कंपैरिजन में एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो आप ब्याज का पैसा देते हो बैंकों के लिए। रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। सप्लाई क्या है? जो सेल्स क्या है? वो भी पैसा है। लेकिन जो ब्याज में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देती है ना, वो इंटरेस्ट कहलाता है, और वो बड़े हैं 1.46%। चलो नेगेटिव ही एक तरीके से। मैंने भी आपको बताया था कि 12% लेट से आप लोन पे चार्ज करता है बैंक, और 6% का ब्याज देता है एज अ सेविंग या फिक्स मिला के। मैं मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। उसमें बीच के जो 6% होता है उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। वो कितनी हुई है? डिक्रीज हुई है, यानी कि ये भी आपका खराब है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मार्जिन मैंने आपको बताया था 3.47,
3.47% कौन सा है, लोन दिया कितने परसेंट पे आपने और पैसा उठाया कितने परसेंट पे, उसके बीच के जो परसेंटेज डिफरेंस होता है वो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। ये भी आपका डिक्रीज हुआ है, जो भी आपका खराब है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% से रिड्यूस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस कैसे करते हैं, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर मैं हिंदी भाषा में बोलते हैं तो कामकाजी मुनाफा बोलते हैं। जो एग्जैक्टली आपने जो कोर बिजनेस होता है उस पे से आपने क्या पैसा कमाया और कोर बिजनेस पे आपने क्या खर्चा किया, वो आपका ऑपरेटिंग में आता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, लेट्स से मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस में कैश जनरेट होता है, कैश जनरेट में मैंने बैंक में एफडी करा दी। उस एफडी पे जो ब्याज मिलेगा वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मेरी ऑपरेटिंग इनकम तो बिजनेस अलग है ना। तो ऑपरेटिंग इनकम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि बिजनेस में ग्रोथ आ भी रही है या नहीं आ रही है, कि आपने कहीं और से पैसा कमा लिया। इन्फोसिस या टीसीएस की मैं बात करता हूँ, अगर ये आईटी कंपनीज है, ये सॉफ्टवेयर बेच बेच के पैसा कमाती है, इन्होंने भी फिक्स डिपॉजिट करा रखे होंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे, तो जो वहाँ से इनकम आती है वो इनकी इनकम थोड़ी है, कोई मेन सोर्स की इनकम थोड़ी, बिजनेस इनकम जिसको बोलते हैं। तो वही आपका ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपका करते हैं ना। देन लोन के प्रोविज़न, आपको पता होगा प्रोविजनिंग, जब भी हम बैंक लोन्स बांटती है तो उस पर कुछ प्रोविज़न बनाना पड़ता है, ये मान के कि भैया ये तो बैड डेट हो सकता है। अगर ये बढ़ रहा है तो खराब है। क्यों खराब है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ 37% से, जो कि क्यों खराब है, बिकॉज आपको लग रहा है कि भैया अपने लोन का पैसा वापस नहीं आएगा। मैंने पिछली कई वीडियोस में एग्जांपल भी आपको दिया हुआ था, किस तरीके से आप पता करते हो। लेट से आपने 4 दोस्तों को पैसे उधार दिए, आपको पता है यार ये एक बंदा उधार के पैसे वापस नहीं करेगा, तो पहले मैं उसका प्रोविज़न बना के चलता हूँ, वो प्रोविजंस होते हैं ना। देन पैट 20,000 करोड़ था और पैट आपका 17% रिड्यूस हुआ है, जो भी आपका खराब है। ग्रॉस एडवांसेज यानी कि लोन्स जो बांटे हैं 1.18% इंक्रीज है, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आपका जितना लोन बांटोगे उतना इनकम ज़्यादा होगा, है ना। डोमेस्टिक कॉर्पोरेट एडवांसेज इतना कुछ खास वो देखना नहीं है अभी। मोटा मोटा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, कासा मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये आपका डिक्रीज हुआ है। नाउ सबसे सस्ता पैसा अगर किसी बैंक को मिलता है ना तो वो कासा पे मिलता है। बैंकों के पैसा कहाँ से सोर्स होता है, आरबीआई से उधार ले सकता है, लेकिन उस पर ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। आप सोचो ना, करंट अकाउंट पे आपको 1 रुपये का बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, सारा का सारा पैसा अपने पास रखता है, राइट। सेविंग अकाउंट में कितना 4% मैक्सिमम होगा, तो वो सबसे सस्ता पैसा होता है कासा का, वो भी आपका डिक्रीज हुआ है। यानी कासा आपका डिक्रीज हुआ, आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। आपका प्रोविजनिंग बढ़ी है खराब में, ठीक है। आपका इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम कम हुई है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, खराब ही खराब है। अब इसमें मैं अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ढूंढने में क्या है, बट ऐसा कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं क्वार्टर, जबकि आप देखो यहाँ पे तस्वीर क्या दिखाई जा रही है, एसबीआई पैट राइजेस कर दिया उन्होंने ईयर ऑन ईयर पे कंपैरिजन, राइट, और कंपैरिजन करने के बाद आपको ये दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद मार्केट कैसा लेता है वो तो भैया मार्केट ही जानता है, लेकिन मैंने आपको रिजल्ट की तस्वीरें दिखाई हैं, बैलेंस शीट को अभी हम नहीं देखते हैं। हालांकि अगर की फाइंडिंग्स हम लोग मोटा मोटा देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम आपकी क्या हुआ है, स्लाइड डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका सिग्निफिकेंट तरीके से डिक्रीज हुआ है, मतलब काफ़ी हमने देखा था, काफ़ी परसेंटेज में गिरा था, कितना परसेंट, 7% से ज़्यादा था, 8% ये था, 8% से गिरा, मतलब काफ़ी गिरा है सब्सटेंशियली, है ना। देन अगर मैं बात करता हूँ कि लोन प्रोविजंस बड़े हैं सब्सटेंशियली, जो भी खराब है, सजेस्टिंग हायर प्रोविजन पोटेंशियल लोन लॉसेस, ठीक है, प्रोविजनिंग ज़्यादा करी हुई है। डिपॉजिट स्लाइड डिक्रीज हुए, कासा में हम लोगों ने बात करी थी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, बैंकों को मेंटेन करके रखना होता है, वो चीज़ है, वो भी आपका डिक्रीज हुआ है, जो कि खराब है। तो अब ओवरऑल रिजल्ट तो मेरे हिसाब से खराब ही हैं। लेट्स सी आपका कैसा बैंक रिएक्ट करता है बैंक। वैसे रिजल्ट्स ओवरऑल देखोगे तो खराब है। चलो अब आते हैं अपने लोग वापस से, थोड़ा सा हमने एसबीआई के रिजल्ट्स को एनालाइज कर लिया, अभी मोटे मोटे स्टॉक्स के लेवल्स भी देख लेंगे। अब हमारा सेकंड पार्ट वीडियो का और शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है रादर। पहले हमने ग्लोबल मार्केट देखा, देन हम लोगों ने ये देखा एसबीआई के रिजल्ट देखे। अब हम लोग थोड़ा सा वीकली यानी बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले निफ्टी पे देखते हैं वीकली। चलो बैंक निफ्टी से देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका अभी हम लोगों ने ताज़ा एसबीआई को देखा हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे 3 हफ्ते कंसोलिडेट किया, राइट। 3 हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया और ऊपर से सेलिंग आ जा रही है, राइट। अगर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है, पता है बैंक निफ्टी एम पैटर्न में, वीकली चार्ट में एम पैटर्न नहीं चलता है बैंक निफ्टी में, वो सीधा गिरती चली जाती है, धीरे धीरे करके गिरती चली जाती है। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको।
जैसे यहाँ पे इस तरीके से बना था, इसके बाद कायदे में तो एक पुल बैक देखता हूँ, मैंने आपको बताया वो वन डे के चार्ट में पुल बैक बनाती है, ठीक है, वीकली चार्ट में इतना काम नहीं करता है आपका एम पैटर्न। नीचे गिरा एंड देन ऊपर गिरा एंड दिस इज कॉल्ड अ पुल बैक, है ना मार्केट में, एंड पुल बैक के बाद फिर नीचे गिरता है। लेकिन यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वीकली में ये पुल बैक नहीं आता है। देखो अगर आप ध्यान से तो सीधा गिरा ही है, कंसोलिडेट करने के बाद गिरा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपका इधर भी देखोगे आप तो यहाँ पे भी कोई वो नहीं आया है, एम पैटर्न नहीं बना है। यहाँ से यहाँ तक आप एम कहोगे, लेकिन इस हफ्ते में काफ़ी गिरा है मार्केट, 4 हफ्ते लगातार गिरा है, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखोगे ये वाला, इसमें पुल बैक एक आया है, दिख रहा है, ये वाला एक पुल बैक आया है ना, मार्केट नीचे आया देन पुल बैक आया एंड देन आपका गिरा है, राइट। तो इस वाले हफ्ते में आपका एम कह सकते हो सॉर्ट ऑफ एम, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे तो डायरेक्टली गिरा ही है, यहाँ पे आपका पुल बैक आया है, ये देखो, ये दिख रहा है ये वाला, दिस इज अ पुल बैक कैंडल, मार्केट नीचे आया देन पुल बैक दिया देन आपका, इसमें कोई पुल बैक नहीं आया, डायरेक्टली आपका गिरा है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो डायरेक्टली गिरा है, पुल बैक नहीं आया है, ठीक है। इसमें भी कोई पुल बैक नहीं आया, डायरेक्टली आपका गिरा है। यानी कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि भैया बैंक निफ्टी के अंदर आपका पुल बैक्स नहीं आते हैं जनरली, जनरली 5 में से 4 केसेस में जनरली गिरता है। चलो तो कौन सा वो लेवल है अपने को नोट करके रखना है, 51,000 का। दिस इज़ अ लेवल जहाँ पे आपको नोट करना है कि इसके नीचे फिर आप प्लान कर सकते हो कहाँ तक के लिए। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, 50,400 के लिए अपकमिंग वीक के लिए, और देन आपका फाइनल टारगेट 49,500 का भी मैक्सिमम टारगेट आपका निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, ऐसा ही आपको दिखा रहा है, ठीक है। चलो डरा वरा कुछ नहीं रहा हूँ मैं, आज ही मत सोचना कि कुछ डरा रहा हूँ, बट आपका जिस तरीके से पैटर्न हम बनता है हमने वो देखा है। निफ्टी तो कोई कुछ गिरी ही नहीं है, ठीक है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऊपर से टॉप से कितना गिरा है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2% ही गिरा है, कुछ भी नहीं गिरा है, 2% कुछ नहीं होता है, ठीक है। 5% तक का अगर मैं मानता हूँ ऊपर से एक रिट्रेसमेंट रनिंग करेक्शन आ जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक के लिए हम लोग देखेंगे आपका समवेयर अराउंड 23,800 का लेवल, ठीक है। तो क्या इस गिरावट में 23,800 आएगा नहीं आएगा, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड चीज़ ध्यान से समझना, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपको फोमो ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 4 दिन प्रॉफिट कमा लेता हूँ, लेकिन 5वें दिन का जो लॉस होता है वो चारों दिन के प्रॉफिट्स को ले जाता है, ये सारी चीज़ें मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मंडे से, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि लाइव ट्रेडिंग आपका कैसे कैसे है, वो सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना लाइव ट्रेडिंग, और आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। साथ में हम लोगों का कॉन्टेस्ट चल ही रहा है लाइव ट्रेडिंग के अंदर, डे 1 का विनर आपको पता चल रहा होगा स्क्रीन पे, डे 2 का भी विनर पता चल रहा होगा। तो लगातार हमारा 45 डेज तक ही चलेगा, उसमें हम देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा आपका निकलता है, उसको विनिंग प्राइजेस भी मिलने हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। तो आपको करना क्या, अगर आप लाइव ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो कि हाँ आपको आना है, तो आपने मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के थोड़े से अब नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, सेक्टर के एनालिसिस करेंगे। कौन सा सेक्टर देखना है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ऑटो, CNX ऑटो, क्योंकि ऑटो एक आपका ये हम लोग टूट नहीं रहा था कई दिनों से, लेकिन अभी ये थोड़ा सा नेगेटिव एक्शन में आ गया है। अगर मैं बात करता हूँ ये देखो, ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा इसने पुल बैक मारा और ये लास्ट लेग ऑफ बाइंग आई, उसके बाद यहाँ का लेवल भी अगर टूट जाएगा 25,000 का, तो मैं कोई इसमें वो नहीं होऊंगा, आश्चर्य नहीं होगा, बिकॉज इसने क्लोजिंग खराब दे दी है। कहाँ दे दी है, इसके नीचे लेवल के। तो अगर ये क्लोजिंग खराब है तो नेक्स्ट लेवल इसका सीधा यहाँ निकल कर आया, तो ऑटो को मैं नेगेटिव में रखता हूँ। देन नेक्स्ट आता है अपना फार्मा। फार्मा थोड़ा सा अच्छा वो दिखा रहा है, CNX फार्मा अगर इंडेक्स देखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं इस इंडेक्स में, जब तक कि ये पहले स्विंग को नहीं काटेगा, यानी 21,500 के नीचे जब तक नहीं जाता है फार्मा आपका वीक नहीं है। देन नेक्स्ट जो आता है आपका निकल के वो आता है मेटल्स, ठीक है, CNX मेटल्स पे। उसके बाद हम लोग रिलायंस वगैरह को भी देखेंगे जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड्स करते हैं ना। मेटल्स में भी आपका नेगेटिव एक्शन है, मार्केट ने रेजिस्टेंस वहीं लिया, नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया एंड देन आपका नीचे है, कहाँ तक है 8959। तो अगर निफ्टी को नीचे लाना है तो 2 सेक्टर मुझे मिल गए ड्रैग करने को, एक ऑटो और एक मेटल, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अपना CNX FMCG, ठीक है, FMCG में अभी एज सच बिल्ड नहीं हुआ है प्राइस एक्शन, बट हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मेरे को 61,000 देखने का लेवल है, वेट एंड वॉच करना है कि 61,000 टूटता है या नहीं टूटता है। अगर ये टूटेगा तो फिर FMCG में भी आपका एक नेगेटिव बेरिश डाइवर्जेंस दिख जाएगा। देन नेक्स्ट आता है CNX IT, जो सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। वो अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट आया है 38,500 से, अभी कितना चल रहा है ये 39,690, तो अभी 1000 पॉइंट इसमें भी बचे हैं। यानी कि निफ्टी को अगर करेक्शन मेजर लाना है तो एक IT आपके पास है, ऑटो आपका IT नेगेटिव है, आंसर इज ठीक है, थोड़ा बहुत आपका नेगेटिव ही दिख रहा है अभी, तो यहाँ से आपका जब तक ये
इस कैंडल के ऊपर नहीं आती तब तक तो आपका पॉजिटिव तो नहीं है। इंट्राडे में थोड़े बहुत बाउंसेज आ सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ अपने को 2 लेवल नोट करने हैं, 40,100 का आईटी में और सेकंड लेवल अपना 38,500 का, ठीक है। देन अपना आता है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस आपका ब्रेकआउट दिया, देन इसमें यही रेजिस्टेंस 3035 का लेवल को नोट करके रखना है। अगर रिलायंस में तेजी लानी है तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए। वेयरएज नीचे अभी इसके पास सपोर्ट कहाँ पे है, 2958 2960 के आसपास। तो रिलायंस अभी आपका इस रेंज के अंदर एक आध दो दिन प्ले कर सकता है, ये चीज़ अपने को देखने को मिल रही है चार्ट के अंदर। देन नेक्स्ट आते हैं अपन लोग, निफ्टी हो गया, देन आपका रिलायंस, ये एफएमसीजी, ऑटो हो गया, ठीक है। रियल एस्टेट और देखते हैं लास्ट में। रियल एस्टेट का भी आपका हाल खराब ही चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ तो 987 इसका भी लेवल है। ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा है, 1074 के आसपास का। तो हमने अपर रेंज सबके कर लिया, यानी कि अगर मार्केट में फ्रेश तेजी आनी है तो सबके लेवल्स ऊपर के नोट है। जैसे रिलायंस का 3035, निफ्टी का, आईटी का 40,500, सेम ऑटो में भी नोटेड और ये भी नोटेड है, ठीक है। तो ये अपने मोटे मोटे एक सेक्टर्स का हम लोगों ने ओवरव्यू देखा है। नेक्स्ट आता है जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो अब जो बोनस टिप्स में रुक गया वो रुक गया, जो चला गया था वीडियो छोड़ के उसको बोनस टिप मिली नहीं होगी। बोनस टिप पता है क्या है, बोनस टिप ये है कि अभी तक जितने भी मार्केट जब भी गिरा है यूएस का, उसमें यूएस की विक्स नहीं बढ़ी। अभी तक गिर भी रहा था तो यहीं पे आकर रुक जा रही थी। कहाँ पे देख रहे हो आप ना, 20 के ऊपर नहीं जा रही थी, यहाँ पे भी 20-21 पे गई थी, उसके बाद रुक गई थी। बट इसमें कल विक्स बढ़ के 30 तक पहुँच गई। अगर इसकी विक्स 22 के नीचे नहीं आई तो आपका यूएस का मार्केट भी बहुत ज़्यादा बुलिश की तरफ नहीं जाएगा। पहले याद रखना, इसका विक्स 22 के नीचे क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है यूएस मार्केट का, तब समझ लेना वहाँ पे उनका एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है ना। शॉर्ट टर्म बॉटम मतलब कुछ दिनों के लिए, फिलहाल के लिए बॉटम बन गया है। तो US30 का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ यहाँ से, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ओके, बहुत अच्छी सपोर्ट पे ही आके इसने रिट्रेस किया है। कल अगर ये थोड़ा सा सेम प्राइस एक्शन काम करता है, अगर यहाँ पे आपका गैप अप खुलता है, मान लो फ्यूचर्स वगैरह या फिर डाउ अप का, तो यहाँ के उनके भी तो ऑप्शंस होते हैं ना, और यहाँ पे सेलर बैठ जाएंगे आके, है ना, तो मार्केट आपका थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा फिर उस केस में। वेरेज अगर ये कंटिन्यूशन में चोल्डर चला गया तो आपका 38,800 आपका, और फिर आपका 38,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे यूएस के मार्केट। तो इसके भी ये लेवल्स आप नोट करके रख लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलता हूँ कि इन्वेस्टर को करना क्या है, ट्रेडर को करना क्या है। देखो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या डर के शेयर होल्डिंग्स बेच दें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना तो लाजमी होता है, ठीक है। आप सोचो कि मैं बिल्कुल ही होल्ड करके बैठा रहूँगा। अगर आप इन लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय के लिए कंपनी में इन्वेस्ट किया है, शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप रखे रहो जैसे, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स मैं भी रखता हूँ। लेकिन अगर आपका हॉराइजन 1 साल 2 साल का है तो थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग पे भी कर सकते हो, बिकॉज टॉप पे आपका मार्केट है, एक चीज़। सेकेंड चीज़, क्या मैं म्यूचुअल फंड में अभी लमसम में इन्वेस्ट करूँ, द आंसर इज नो। अभी लमसम में इन्वेस्ट नहीं करो, एटलीस्ट 5 से 10% निफ्टी को करेक्ट होने देना होता है ऊपर टॉप से, तब। अभी देखा मैं 2.5% ही करेक्टेड है, राइट। तो एज एन इन्वेस्टर पैसा डालने के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपका एज अ ट्रेडर, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, तो ट्रेडिंग में आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। क्यों बोथ साइड बोल रहा हूँ मैं आपसे, उसका रीज़न है कि डीआईएस के पास पैसा भरपूर है, वो आराम से पैसा झोंकते हैं, तो इंट्राडे में बॉटम बन के मार्केट रेटरेस भी मारता है। तो बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज आपको इंट्राडे के अंदर ढूंढनी है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा सा भी बाइंग थोड़ा सा कॉशियसली रखो, धीरे धीरे करके थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दो, या फिर यूएस की विक्स भी आपको 20-22 के नीचे आने दो, तब अपने को प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई होप को पूरी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।